रिमूव कर दीजिए। क्लियर है? लेटेस्ट डेवलपमेंट में स्पायरोमीटर में कुछ मॉडिफिकेशन करके इस काबिल बना दिया गया है कि अब वो आपकी वाइटल कैपेसिटी को भी मेजर करने लग गया है। क्लियर है बेटा जी? चलिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, अच्छा ये बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, इसको लेके तो कितनी लाखों बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वो कौन सी वॉल्यूम है जिसको स्पायरोमीटर से नहीं नापा जा सकता, और हर बार क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं। आपका जवाब होगा रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर ये दोनों लिखे हो तो भी रेजिडुअल वॉल्यूम, या तो दोनों को सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा, दोनों नहीं होगा तो रेजिडुअल वॉल्यूम। ये क्यों नहीं नापी जा सकती? क्योंकि इसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम भी शामिल होता है, इसलिए नहीं नापी जा सकती। तो अल्टीमेट आपका रिजल्ट होगा रेजिडुअल वॉल्यूम। दूसरा, आज की तारीख में क्या किया गया है, एक नया इंस्ट्रूमेंट बना दिया। अच्छा, हमने कहा कि रेजिडुअल वॉल्यूम को इस मेथड से नहीं नाप सकते, तो रेजिडुअल वॉल्यूम नापनी हो तो किस मेथड का काम में लिया जाएगा? हो सकता है आपसे इससे क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको जवाब लिखना है। देखिएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड बाय, केवल नाम याद करना है, नाइट्रोजन डाइल्यूशन मेथड। क्या होता है हमें नहीं घुसना है उसमें। नाइट्रोजन डाइल्यूशन मेथड या हीलियम वॉश आउट मेथड, दो मेथड है आपके सामने। एक है नाइट्रोजन डाइल्यूशन मेथड और एक है हीलियम वॉश आउट मेथड। ये दो ऐसे मेथड हैं जिनके द्वारा किसको मेजर किया जा सकता है। सॉरी, ये थोड़ा सा हो गया उल्टा। हीलियम डाइल्यूशन एंड नाइट्रोजन वॉश आउट, यूं लिखिएगा, ऊपर नीचे लिख दिया अपन ने। हीलियम डाइल्यूशन मेथड एंड नाइट्रोजन वॉश आउट मेथड, ये दो मेथड है जिसके द्वारा रेजिडुअल वॉल्यूम को भी नापा जा सकता है। ठीक है, ये तो बार बार पूछेगा, अब इस पे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। आगे की बात करते हैं। एक नई टर्म आई है बेटा जी, रेस्पायरोमीटर। अगर कोई पूछे व्हाट इज रेस्पायरोमीटर, तो आपका जवाब होगा मॉडिफाइड स्पायरोमीटर, जिसकी मैं बात कर रहा था ना अभी, कि जिससे रेजिडुअल वॉल्यूम भी नापा जाने लग गया है, तो वो होता है आपका रेस्पायरोमीटर। और रेस्पायरोमीटर को कहा जाता है, ठीक है, मॉडिफाइड स्पायरोमीटर। क्लियर है? एक चीज और है इसी के अंदर, और वो है प्लेथिस्मोग्राफ। ठीक है, ये तीन इंस्ट्रूमेंट है, रेस्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर और प्लेथिस्मोग्राफ। आज की तारीख में जो इंस्ट्रूमेंट नापते हैं वो इस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं, याद रखिएगा। लेटेस्ट जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से नाउअडेज लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज आर मेजर्ड बाय दिस। यहां से कैसे क्वेश्चन बनेगा, वो आपसे कहेगा कि लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है। ऑप्शन ए स्पायरोमीटर, ऑप्शन बी रेस्पायरोमीटर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी प्लेथिस्मोग्राफ, और ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव। तो आपका जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। बच्चे स्पायरोमीटर नाम करते हैं तो उसको टक कर देंगे, बाकी छोड़ देंगे। तीनों चीज नापती है, स्पायरोमीटर, रेस्पायरोमीटर और प्लेथिस्मोग्राफ। ये तीनों वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी को मेजर करते हैं। क्लियर है बेटा जी? तो इसके साथ आपका टॉपिक कंप्लीट होता है जो हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और आज की क्लास में हम एमएसएन पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी सेक्शन प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो गया, हम एमएसएन सेगमेंट में पहुंच चुके हैं। और एमएसएन सेगमेंट में आपका आज का सबसे पहला टॉपिक जो है वो है असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम।
बंद कहाँ से हो गया? 42 मिनट की है। कर देगा, याद रखिएगा। क्लियर है? तो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें क्या क्या कंपोनेंट है सुनिएगा। सबसे पहला टॉपिक तो ये है कि असेसमेंट में क्या क्या आता है। क्लियर है? तो आप सभी को पता है बेटा जी, असेसमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स पूछ लेगा एग्जामिनर कि असेसमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ये तो जनरल फंडा की बात है, तो याद रखिएगा असेसमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री लेना, और एक होता है बेटा जी फिजिकल एग्जामिनेशन, उस पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन करना। ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा, खुद कह के पूछेगा, पहला क्वेश्चन तो हो गया कंपोनेंट कौन से, दूसरा पूछेगा कि देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट, हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, विच शुड बी डन फर्स्ट। पहले कौन सा किया जाना चाहिए, पहले हिस्ट्री टेकिंग होनी चाहिए या पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। क्लियर है? तो दोनों ही जवाब गलत है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं हिस्ट्री टेकिंग, कुछ बोल रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, अपने अपने घरों में बैठे हुए, तो दोनों ही गलत दे रहे हैं। याद रखिएगा दोनों को एक साथ किया जाना चाहिए। लिख रहे हैं हम, दीज शुड बी डन साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ होने चाहिए। डॉक्टर साहब आपकी हिस्ट्री भी लेते रहेंगे पेशेंट की, और हिस्ट्री लेने के साथ साथ फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते रहेंगे, हाथ से दबाएंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे, पूछते भी रहेंगे बीड़ी पीते हो क्या, सिगरेट पीते हो क्या, खांस के बताओ, ये करो वो करो। तो फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग दोनों साइमल्टेनियस होने चाहिए, साथ साथ में होनी चाहिए। एक क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया आपका एग्जाम का। क्लियर है? नेक्स्ट, मार्कर नहीं चल रही। नेक्स्ट देखिएगा बेटा जी, अगली चीज आपसे पूछा जाएगा कि फिजिकल एग्जामिनेशन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो आप जानते हो फिजिकल एग्जामिनेशन के 4 कंपोनेंट होते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। इस तरह टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 टेक्निक्स होती है। बेटर इनको कंपोनेंट ना कह के फिजिकल एग्जामिनेशन की क्या कहा जा सकती है, टेक्निक कहा जा सकती है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन की 4 टेक्निक होती है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा वो सुनिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का असेसमेंट कर रहे हो तो टेक्निक्स का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम का फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो और ये 4 टेक्निक काम कर रहे हो तो इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। देखिए आपको कुछ नहीं करना, दुनिया में जो भी नर्सिंग या मेडिकल स्टूडेंट है उसमें 99.99% ने इनको इसी सीक्वेंस में याद कर रखा है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। 0.01% बच्चे हैं जिन्होंने अलग सीक्वेंस से याद कर रखा होगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सीधा यही करना है कि सबसे पहले इंस्पेक्शन, उसके बाद उल्टा चले जाओ, पहले से भाग के नीचे चले जाओ, उसके बाद ऑस्कल्टेशन, फिर कशन, परकशन और फिर पाल्पेशन। इस सीक्वेंस में करना है। तो आपका सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले हो जाएगा इंस्पेक्शन, उसके बाद होगा ऑस्कल्टेशन, उसके बाद होगा परकशन, और द लास्ट टेक्निक टू बी यूज्ड इज पाल्पेशन। सबसे आखिर में पाल्पेशन को काम में लेना है, हमेशा याद रखिएगा। फंडामेंटल की जिस दिन आपकी क्लास होगी उस दिन इन टेक्निक्स को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। मैं हल्का सा आइडिया दे दूं, इंस्पेक्शन यानी नंगी आंखों से ऑब्जर्व करना, ऑस्कल्टेशन यानी नेचुरल अंदर जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको सुनना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, परकशन यानी टैप करके पहले उसमें आवाज पैदा करो फिर उसको सुनो। ऑस्कल्टेशन परकशन में क्या अंतर है, ऑस्कल्टेशन में नेचुरली अंदर जो साउंड पैदा हो रही है उसको सुनते हैं, जबकि परकशन में आप खुद साउंड पैदा करते हो उसके बाद सुनते हो। और पाल्पेशन यानी उसको पाल्पेट करना, हाथ से या फिंगर टिप से दबा दबा के चेक करना। याद रखिएगा अगर शॉर्ट फॉर्म देखी जाए तो IAPP ये सीक्वेंस होता है, IAPP सीक्वेंस होता है, और P लास्ट P कौन सा होता है, पाल्पेशन। आपसे पूछेगा कि सीक्वेंस क्या होता है, ये सीक्वेंस होता है। फर्स्ट टेक्निक टू बी अप्लाइड इंस्पेक्शन, लास्ट टेक्निक टू बी अप्लाइड पाल्पेशन। बताइए कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल, वेरी गुड। तो हम अब क्या करने वाले हैं, एक एक टेक्निक को अप्लाई करने वाले हैं किस पेशेंट पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पेशेंट में। पहले इस जानकारी को नोट डाउन कर लीजिएगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी और इंस्पेक्शन को करते हैं। लिख दिया आप सभी ने?
करते हैं इंस्पेक्शन की। तो देखिएगा, इंस्पेक्शन के अंदर कोई भी चीज है जिसको नेक्ड आंखों से देखा जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जब आप इंस्पेक्शन करेंगे तो क्या क्या चीजें देखेंगे, वो भी बहुत मजेदार चीज है। सबसे पहले देखेंगे चेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, यानी पेशेंट की जो चेस्ट है उसके क्या क्या डायमीटर्स हैं, उनमें कुछ बदलाव हो गया है क्या, वो एक ही डायरेक्शन में है या नहीं है, ये सारी चीज आप चेक करेंगे। ठीक है। सेकंड आप चेक करेंगे ब्रीथिंग पैटर्न, ब्रीथिंग पैटर्न। तीसरा आप चेक करेंगे साइनोसिस। चौथा आप चेक करेंगे क्लबिंग ऑफ नेल्स, क्लबिंग ऑफ नेल्स। और पांचवा आप चेक करेंगे साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कि उस पेशेंट में रेस्पिरेशन का डिस्ट्रेस है या नहीं है, उसके लक्षणों को चेक करेंगे। क्लियर है। देखिए बेटा जी, सबसे पहले चीज याद रखनी है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक पेशेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो उसके असेसमेंट में क्या क्या चेक करोगे। हम चेक करेंगे कि चेस्ट कैसी है, चेस्ट की मूवमेंट कैसे है, यानी ब्रीथिंग पैटर्न कैसा है। हम चेक करेंगे साइनोसिस तो नहीं है, क्लबिंग ऑफ नेल्स तो नहीं है, और रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस तो नहीं है। क्लियर है बेटा जी, समझ में आ गया सभी को। चलिए शाबाश, एक एक को लेना स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चेस्ट कॉन्फ़िगरेशन की। चेस्ट कॉन्फ़िगरेशन यानी चेस्ट डायमीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चेस्ट डायमीटर की बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो नॉर्मल क्या होता है चेस्ट डायमीटर, नॉर्मल एंटीरो पोस्टीरियर रेशियो ट्रांसवर्स डायमीटर। एंटीरो पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर कितना होता है बेटा जी, बोलिएगा 1:2। पहले की क्लास में बता चुका हूं। ऊपर से देखिएगा, एक पेशेंट को आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको ये पेशेंट ऐसा नजर आएगा, यहां उसका सर लगा हुआ बीच में, ये डायमीटर हो गया उसका एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, और ये डायमीटर हो गया उसका कौन सा, ट्रांसवर्स डायमीटर। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, तो रेशियो कितना हो गया 1:2। बैरल चेस्ट में ये रेशियो कितना हो जाता है, ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हम लिखेंगे इन बैरल चेस्ट। और बैरल चेस्ट कौन सी बीमारी में है बेटा जी, कौन सी बीमारी में देखी जाती है, आपका जवाब होगा एम्फाइसीमा में। एम्फाइसीमा में 2 बीमारियां आती है, एक आती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एक एम्फाइसीमा। अगर एम्फाइसीमा नाम नहीं है तो आपको देखने को मिलेगा सीओपीडी। सीओपीडी में 2 बीमारी आती है, एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो अगर बैरल चेस्ट नाम मिले तो सबसे उपयुक्त तो यही टर्म है। बैरल चेस्ट नाम ना मिले तो एम्फाइसीमा, और एम्फाइसीमा नाम ना मिले तो सीओपीडी। इनमें चेस्ट कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, और चेस्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1:1। एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर 1:1 हो जाता है, यानी गोल हो जाती है हमारी चेस्ट बिल्कुल, जितना एंटीरो पोस्टीरियर उतना ही ट्रांसवर्स हो जाता है। बताइए समझ में आया कि नहीं है, आ गया, वेरी गुड, क्लियर है। तो सबसे पहला तो ये पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, एक टर्म होती है बेटा जी पेक्टस एक्सकेवेटम, जिसे फनल चेस्ट भी बोला जाता है। पेक्टस एक्सकेवेटम, जिसको क्या बोला जाता है, फनल चेस्ट। ये चेक करना आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम चेक कर रहे हो तो। नॉर्मली क्या होता है, देखिए अगर मैं एक पेशेंट, मेरी बात बता दूं तो ये मेरी बोन नहीं, ये है स्टर्नम। कौन है बेटा जी, स्टर्नम। तो जितने मेरे साइड में रिब्स है उतने ही, अगर मैं हाथ करूं तो मेरे तीनों के टच हो रहा है, रिब्स के भी टच हो रहा है दोनों साइड, और स्टर्नम के भी टच हो रहा है, सेम लेवल पे है। लेकिन पेक्टस एक्सकेवेटम में क्या होता है, देखिए इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, केवेटम, केव। केव का मतलब होता है गुफा। केव का मतलब क्या होता है, गुफा। यानी ये होगा कि पेशेंट है, ये मान लीजिए पेशेंट है, तो उसका स्टर्नम अंदर धस जाएगा, इतना अंदर कि हाथ तक अंदर चला जाए, उतना अंदर धस जाएगा, केव बन जाएगी, गुफा बन जाएगी। क्लियर है। इस चीज को कहा जाता है पेक्टस एक्सकेवेटम या फनल चेस्ट कहा जाता है। आप ठीक है, क्योंकि अभी उसकी व्यवस्था नहीं है प्रोजेक्टर की, आप ऐसा कीजिएगा, नेट पे सर्च कीजिएगा पेक्टस एक्सकेवेटम इमेज, तो आपको वो इमेज आ जाएगी, सेव कर लीजिएगा। चेस्ट कैविटी का अंदर धस जाना, स्टर्नम का अंदर धस जाना कहलाता है पेक्टस एक्सकेवेटम। मैं लिख देता हूं,
डिप्रेशन ऑफ स्टर्नम इनवर्ड, अंदर की तरफ स्टर्नम का धस जाना, पेक्टस एक्सकेवेटम देखा। जाता है और कौन कौन सी बीमारियों में देखने को मिलता है, सीन इन मार्फन सिंड्रोम। जब बाकी की क्लासेज आएगी तो डिस्कस करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, हाल फिलहाल के याद कर लीजिएगा। सीन इन मार्फन सिंड्रोम एंड रिकेट्स। रिकेट्स और मार्फर सिंड्रोम में ये देखने को मिलता है कि चेस्ट अंदर धस गई हो, और जब चेस्ट अंदर धस जाएगी तो लंग्स के बीच में कौन बैठा है, ये लंग्स है, ये लंग्स है, इनके बीच में कौन है, हार्ट है। तो बताइए हार्ट कंप्रेस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और हार्ट में से एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुनाई देने लगेगी, जिनको मर्मर्स कहते हैं। मर्मर्स क्लियर है, मर्मर्स का मतलब होता है एबनॉर्मल हार्ट साउंड। एबनॉर्मल हार्ट साउंड कैन बी हर्ड। अगर किसी को पेक्टस एक्सकेवेटम है तो उसमें मर्मर साउंड सुनाई दे सकती है, याद रखेगा। और ये किस कौन कौन सी बीमारियों में देखने को मिलता है, रिकेट्स में और मार्फन सिंड्रोम में, जिसमें चेस्ट अंदर चली जाती है, इसको फनल चेस्ट कहा जाता है। बताइए पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, शाबाश, लिख दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चेस्ट कॉन्फ़िगरेशन में दूसरा पॉइंट है, आपको रटना नहीं है कि आप पूरी टेबल नहीं रटनी है, आपको तो ये याद करना है कि नॉर्मल रेशियो ये, अगर पूछ ले बैरल चेस्ट में तो ये, अगर पूछ ले पेक्टस एक्सकेवेटम में स्टर्नम बाहर या अंदर, अंदर कौन सी बीमारी में, इस बीमारी में, ठीक है बेटा जी। और उसके लक्षण क्या होंगे, मर्मर्स होंगे। याद हुआ या नहीं हुआ, क्लियर। इसके साथ कंप्लीट हुआ आपका पेक्टस एक्सकेवेटम, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए चेस्ट कॉन्फ़िगरेशन में ही तीसरी चीज पढ़ रहे हैं हम, और इसको कहा जाता है पेक्टस कैरिनेटम। और पेक्टस कैरिनेटम का मतलब होता है पीजियन चेस्ट। क्या बेटा, क्या होता है बेटा जी, पीजियन चेस्ट, कबूतर जैसी, कबूतर को देखा होगा ना आपने, यानी चेस्ट बाहर की तरफ निकली हुई रहती है। ये कब होती है, जब स्टर्नम बाहर हो जाता है, प्रोट्रूजन ऑफ स्टर्नम आउटवर्ड, स्टर्नम बाहर की तरफ आ जाती है, छाती बाहर की तरफ निकल जाती है। और ये भी मार्फन सिंड्रोम और रिकेट्स में देखने को मिल सकता है। सीन इन मार्फन सिंड्रोम एंड रिकेट्स। रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों में होने वाली बीमारी, क्लियर है। बड़ों में उसको ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं, बच्चों में रिकेट्स कहते हैं, विटामिन डी की कमी से होती है, और बड़ों में इसको ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेक्टस कैरिनेटम या पीजियन चेस्ट, ठीक है बेटा जी, क्लियर है, वेरी गुड, नोट डाउन कर लीजिएगा। चौथी चीज जो आप चेक करेंगे चेस्ट में, वो चेक करेंगे काइफोस्कोलियोसिस। काइफोस्कोलियोसिस, देखिए काइफोस्कोलियोसिस दो चीजों से मिलकर वर्ड बना है। एक वर्ड तो है आपका काइफोसिस, दिस इज सिंपल लैंग्वेज में आप गुबड़ कहते हैं, और एक होता है स्कोलियोसिस, और स्कोलियोसिस स्टार्ट हो रहा है एस से। स्कोलियोसिस कहां से स्टार्ट हो रहा है, एस से। देखिए एक ह्यूमन बॉडी आपके सामने बना दूं, ये ह्यूमन बॉडी है। वर्टिब्रा की बात की जाए तो यहाँ होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा, यहाँ होती है थोरेसिक वर्टिब्रा, यहाँ होती है लंबर वर्टिब्रा, और यहाँ हो जाती है सैक्रल वर्टिब्रा। क्लियर है या नहीं है। यहाँ पीठ में जस्ट ऊपर कौन सी होती है, थोरेसिक। अगर थोरेसिक वर्टिब्रा का ये कर्व हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ऐसे कमर पीछे निकल जाएगी, और उसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है काइफोसिस। काइफोसिस का मतलब होगा इंक्रीज्ड आउटवर्ड कर्व